हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे सरफेस टेंशन। इस चैप्टर में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक स्पाइडर पानी के ऊपर वॉक कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लोट कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्विम कर रहा है, बल्कि वॉक कर रहा है। हम लोग इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेशक स्टील की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लगभग 8 गुना ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, बट फिर भी एक पेपर पिन को, पेपर क्लिप को वाटर के ऊपर फ्लोट करवाया जा सकता है, जबकि ये बात आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक पॉसिबल नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक वही चीज़ें फ्लोट कर सकती हैं जिनकी इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से कम हो। यहाँ पर जो स्टील हम यूज़ कर रहे हैं, जो स्टील का पेपर पिन यूज़ कर रहे हैं, उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 8 गुना ज़्यादा है, बट स्टिल इट इज़ फ्लोटिंग ऑन वाटर। हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा कैसे संभव है। सिमिलरली हम लोग इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग क्यों बारिश में भीग जाते हैं, पूरी तरह से निचुड़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो डक है उसको पानी भिगो नहीं पाता, वो सूखी ही रहती है। सिमिलरली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों जो मरकरी है वो वाटर के ग्लास के साथ चिपकती नहीं है, उसके कांटेक्ट में आने के बावजूद भी उसको भिगोती नहीं है। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे क्यों पानी और ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि वाटर ग्लास के ऊपर स्टिक कर जाता है, जैसा कि आप राइट बॉटम डायग्राम में देख रहे हो। We will try to answer these questions and in fact many more other similar related phenomena। जैसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्यों दिए में तेल अपने आप ही ऊपर को थ्रू दिस विक अपने आप ही ऊपर को राइज करता रहता है, हालांकि इसके अंदर कोई पंप नहीं लगा हुआ जो ऑयल को अगेंस्ट ग्रेविटी राइज करवा सके। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अगर कोई पेंट ब्रश सूखा है, उसको हमने पेंट में डुबोया नहीं हुआ, तो उसके जो हेयर्स हैं, ब्रश हेयर्स हैं, वो आपस में जुड़ते नहीं हैं। बट जब हम उसे पेंट में भिगो देते हैं तो ये आपस में बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे एंड इसी तरह की और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इन डे टू डे लाइफ। अब बेसिक आइडिया क्या है कि लिक्विड्स की ये खासियत है कि उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। उनको हम जिस कंटेनर में डालते हैं, लिक्विड्स उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं, बट जैसे ही हम कंटेनर में डालते हैं तो लिक्विड का एक फ्री सरफेस बन जाता है। फ्री सरफेस कौन सा? वो सरफेस जो एयर के साथ कांटेक्ट में है। इस सरफेस की एक खासियत रहती है कि इसके पास एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जिसे कि हम लोग सरफेस एनर्जी कहते हैं। और इस फ्री सरफेस की एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज़ नोन एज सरफेस टेंशन। हमारा ये चैप्टर इसी प्रॉपर्टी और इसी एनर्जी को डेडिकेटेड रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी का गैसेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गैसेस कोई भी फ्री सरफेस नहीं बनाती। क्लियर? लो शुरू करते हैं हम लोग। हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कोहेसिव फोर्सेस। हम लोगों ने थोड़ा बहुत पिछले चैप्टर्स में भी कोहेसिव फोर्सेस को डिस्कस किया हुआ है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ कोहेशन। अगर मैं यहाँ पर मरकरी लेता हूँ, मरकरी के 2 मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, इनकी आपस में जो अट्रैक्शन है दैट इज नोन एज कोहेसिव फोर्सेस। क्लियर? सिमिलर मटेरियल, सेम मॉलिक्यूल्स, सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दैट आर नोन एज कोहेसिव फोर्सेस। मरकरी में
यानी कि मरकरी के मॉलिक्यूल्स में या पार्टिकल्स कह लो या एटम्स कह लो, इनके बीच में आपस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। यही वजह है कि अगर हम मरकरी के ड्रॉपलेट्स को आपस में नज़दीक लाएं तो ये जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल नहीं कहूँगा, बड़ा ड्रॉप बना देते हैं। क्लियर? तो मॉलिक्यूल्स पास आते ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक बड़े साइज का ड्रॉप बना देते हैं। इट इज़ बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग cohesive forces between different particles or different molecules of mercury. Clear? Now we have adhesive forces. इसका उल्टा cohesive forces similar material के molecules के बीच में attraction है, adhesive forces different material के molecules के बीच में attraction है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ ग्लास एंड वाटर के बीच में, मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ ब्लैक बोर्ड एंड चॉक के बीच में, मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ पेपर एंड ग्लू। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं दो अलग अलग मटेरियल्स ले रहा हूँ, पेपर के मॉलिक्यूल्स और ग्लू के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दैट आर नोन एज कोहेसिव फोर्सेस। क्लियर? ग्लास एंड वाटर के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं यानी कि एडहेसिव फोर्सेस हैं दैट आर स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर में कोहेसिव फोर्सेस कम है, जबकि वाटर और ग्लास के बीच में एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है। यही वजह है कि वाटर जो है वो ग्लास के सरफेस के ऊपर चिपकने की, जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। सिमिलरली अगर मैं दो पेपर शीट्स लेता हूँ तो इन पेपर शीट्स की आपस में कोई खास अट्रैक्शन नहीं है, यानी कि इनके बीच कोहेसिव फोर्सेस बहुत कम है। ऑन द अदर हैंड जब हम इसके बीच में ग्लू भर देते हैं, यहाँ पर ग्लू भर देते हैं, ग्लू की पतली सी लेयर लगा देते हैं, तो ये पेपर्स आपस में चिपक जाते हैं। बच्चों ध्यान देना, पेपर्स आपस में नहीं चिपकते। एक्चुअली पेपर एंड ग्लू के बीच में स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्सेस हैं। तो पेपर इधर से भी ग्लू से चिपका हुआ है और पेपर इधर से भी, दूसरा पेपर भी दूसरी तरफ से ग्लू से चिपका हुआ है, बट हमें बाहर से देखने में ऐसे लगता है कि पेपर्स ने आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया, बट इट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्सेस। आप लोग फेविकोल का कोई डिब्बा खरीदिए, खुद खरीदना नहीं चाहते, विंडो शॉपिंग करिए, उसके ऊपर लिखा होगा स्ट्रॉन्ग एडहेसिव। ठीक है, यानी कि इसके आपस में तो अट्रैक्शन है ही है, बट दूसरे मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के साथ भी बहुत अच्छे बॉन्ड बनाता है। फेविकोल वुड, पेपर एटसेट्रा मटेरियल्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है, हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्सेस। नेक्स्ट वी हैव फ्यू टर्म्स जो कि हम लोग इस चैप्टर में बार बार यूज़ करेंगे। सबसे पहले मेरे पास आता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लेता हूँ। ठीक है, इस मॉलिक्यूल से एक मैं रेंज ड्रॉ करता हूँ आर। एक्चुअली ये क्या है, आर क्या है? आर स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर रेंज। यहाँ पे लिखना रह गया, आर स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज का क्या मतलब है? वो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इन्फ्लुएंस कर सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अगर डिस्टेंस आर से बढ़ जाए, मॉलिक्यूलर रेंज से बढ़ जाए, तो बेशक अट्रैक्शन हो सकती है, बट वो कंसिडरेबल नहीं होगी, वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, उसे हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं। यानी कि आर वो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूलर रेंज वो डिस्टेंस है, यहाँ तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर? अब यहाँ पर भी अगर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल, इसको मैं ओ लिख लेता हूँ, ओ मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इनफैक्ट इसके रास्ते में अगर और मॉलिक्यूल्स भी हैं तो ये हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अब इसी तरह से अगर मैं इस ओ वाले मॉलिक्यूल को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं,
वो वाले मॉलिक्यूल को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं तो इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। परफेक्ट सर्कल या स्फीयर बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। अब ये जो स्फीयर बन गया, दिस इज नोन एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। दिस इज नोन एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। कंसेप्ट क्या है? इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इन सभी मॉलिक्यूल्स को ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बेसिकली एक स्फीयर है किसी मॉलिक्यूल के अराउंड। मैं इसको येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल के अराउंड, सच दैट ये मॉलिक्यूल इस स्फीयर में आने वाले सभी मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए रेडियस ऑफ स्फीयर कितना होगा? दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। हमारे पास ये वैल्यू 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर की होती है। दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट वी हैव सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक कंटेनर लेता हूँ। इस कंटेनर में हमने लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड में सबसे ऊपर वाली लेयर को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली वो हिस्सा जो कि एयर के साथ कांटेक्ट में है, इसमें एक बहुत ही पतली सी लेयर, वेरी स्मॉल थिकनेस, ये एक पतली सी लेयर की बात कर रहे हैं। इसका डायमीटर या इसकी थिकनेस, डायमीटर नहीं करूँगा, इसकी थिकनेस हमें समझनी है, बट ये टॉप मोस्ट लेयर ही हमारे पास सरफेस फिल्म है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड दैट इज इन कांटेक्ट विद एयर। यहाँ पे एयर है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर एयर लिक्विड इंटरफेस बन रहा है। वो सबसे ऊपर एक पतली सी लेयर जिसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है, दैट इज नोन एज सरफेस फिल्म। यहाँ पर डाटा हमें एज सच यूज़ नहीं करना चाहिए। आई विल बेटर से दैट कि जिसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है, दैट इज नोन एज स्फीयर, दैट इज नोन एज थिकनेस ऑफ सरफेस फिल्म। क्लियर? तो इसको आप फिलहाल ध्यान मत दीजिए। द uppermost layer of the liquid that is in contact with air with a thickness of molecular range is considered as liquid surface, या यहाँ पे लिखिए molecular range, that is known as liquid surface या surface film। क्लियर? लास्ट पॉइंट मैं इरेज कर दूंगा अनवांटेड सेक्शन को। लिक्विड एयर सरफेस, जिसे हम फ्री सरफेस कहते हैं। फ्री सरफेस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज दैट रीजन वे लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इंटरेक्टिंग विद एयर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर एयर है, यहाँ पर लिक्विड है, तो ये जो ऊपर वाली लेयर है, यहाँ पर हम कहते हैं कि लिक्विड एयर सरफेस बन गया, जिसे कि हम फ्री सरफेस भी कहते हैं। यहाँ पर एयर एंड लिक्विड आपस में मीट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फ्री सरफेस। वी हैव टू मैथमेटिकल फैक्ट्स दैट वी शुड रिमेंबर, एंड इसके बिना हमारा ये चैप्टर आगे नहीं चल पाएगा। आप लोगों ने इन फैक्ट्स को अभी प्रूफ नहीं किया हुआ। नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इसे +2 में प्रूव करेंगे। मेडिकल वाले बेचारे मेरे जैसे यहाँ पर भी याद रखेंगे और +2 में भी इसे मेमोराइज करेंगे। फैक्ट क्या है? फर्स्ट इज फॉर ए गिवन पैरामीटर। अगर आपके पास एक मान लीजिए वायर है जिसकी लेंथ फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, आपको इसकी लेंथ को चेंज नहीं करना। आप इस लेंथ को यूज़ करते हुए अलग अलग फ्रेम्स बनाते हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन शेप या सर्कल, कोई भी शेप बना सकते हो। बट ध्यान रखना, हर केस में, हर एक शेप में आपको लेंथ कांस्टेंट रखनी है। अगर लेंथ कांस्टेंट है तो इस केस में, यानी कि सर्कल के केस में, जो एरिया आएगा वो मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू एनी अदर शेप। कीप इन माइंड,
एरिया enclosed by circle for a given circumference is always maximum। जो मर्जी शेप दे लो, यहाँ पर एरिया मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, यहाँ पर एरिया A4 है। A4 सबसे ज़्यादा है, इट इज़ ग्रेटर देन A1, इट इज़ ग्रेटर देन A2, ग्रेटर देन A3। मीन्स अगर हमारे पास लेंथ फिक्स है तो उस लेंथ से बना हुआ फ्रेम तभी मैक्सिमम एरिया इनक्लोज करेगा जब उस फ्रेम की शेप सर्कुलर होगी। दिस इज फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, सेकंड केस में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब आप ये है कि मान लीजिए आपने कुछ क्ले ले लिया, ठीक है, फिक्स अमाउंट में आपने क्ले ले लिया तो आप उसको अलग अलग शेप्स दे सकते हो। फिक्स्ड अमाउंट में क्ले ले लिया, ठीक है, आप उसको अलग अलग शेप दे के अलग अलग बॉडीज बना सकते हो। आप उससे क्यूब बना सकते हो, आप उससे क्यूबॉइड बना सकते हो, पैलो पाइप बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, सफियर बना सकते हो, सिलेंडर बना सकते हो, एनीथिंग, डिस्क बना सकते हो, यू कैन मेक एनीथिंग, ठीक है। दिस इज सफियर, दिस इज क्यूब, दिस इज डिस्क। डिस्क और सिलेंडर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। दिस इज सिलेंडर, तो कोई भी शेप आप दे सकते हो, बट कीप इन माइंड आपको क्ले की अमाउंट फिक्स रखनी है, आपको कांस्टेंट अमाउंट में ही क्ले रखना है, यूज़ करना है, सो दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब इन सभी शेप में से जितनी पॉसिबल शेप्स हैं उन सभी शेप में से स्फीयर का सरफेस एरिया की बात हो रही है, सरफेस एरिया मिनिमम रहेगा, ठीक है, सरफेस एरिया मिनिमम रहेगा। यू मस्ट रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स कि अगर सर्कमफ्रेंस फिक्स्ड है तो सर्कल का एरिया मैक्सिमम रहेगा, अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एनर्जी। किसी भी लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के रहते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। बेशक मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं बट वो आसानी से लिक्विड को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इन बिटवीन दैम। आपस में एक दूसरे में बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगती हैं एज कंपेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में लिक्विड मॉलिक्यूल्स में बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगती हैं, और जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर की होती हैं तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी सेटअप हो जाती है और उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। क्लियर? हम लोगों ने ये बात पहले पढ़ रखी है कि अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। याद करो जब हमने बात की थी अर्थ एंड सैटेलाइट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव आई थी -gmm/r। माइनस साइन अट्रैक्टिव नेचर को रिप्रेजेंट करता था, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता था कि ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते। सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आल्सो। एक लिक्विड मॉलिक्यूल अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट भी कर रहा है एंड इट इज आल्सो गेट अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, इसे रेफरेंस लेके चलूं, तो आसपास के सभी मॉलिक्यूल्स इसे अपनी तरफ खींचेंगे और जिसकी वजह से सभी अपनी तरफ खींचेंगे तो जिसकी वजह से नेट फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, हर तरफ से अट्रैक्शन होगी तो नेट फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगी। बट इस केस में क्योंकि अट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। सो वी कैन से दैट कि दीज मॉलिक्यूल्स विल पोजेस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर मैं इस लिक्विड के अंदर डीप देखूं तो कहीं पे भी मैं रेफरेंस लूं, सब जगह यही स्टोरी होगी, यानी कि सभी मॉलिक्यूल्स के लिए सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इस बात का एहसास इस प्रकार से किया जा सकता है कि ये लिक्विड अपने आप ही इवेपोरेट नहीं हो जाता। इसे इवेपोरेशन के लिए, वेपराइज करने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है इस पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करने के लिए, तभी जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो पाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है
कि वाटर के लिए ये वैल्यू 40 किलो जूल पर मोल है और वेरी वेरी हाई वैल्यू 40 किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट वाटर। क्लियर? सो द आइडिया इज कि अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड अट्रैक्शन की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम दो हिस्सों में डिस्कस करते हैं। पहली पोटेंशियल एनर्जी जो उस लिक्विड के पास है विच इज़ वेल इनसाइड लिक्विड, सरफेस पे नहीं है, सरफेस फिल्म में नहीं है, काफ़ी गहराई में है। जो लिक्विड मॉलिक्यूल काफ़ी गहराई में है उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी और इसके आसपास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन सब की इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी मैच करेगी। क्लियर? बट हमारे पास कंसर्न तब आता है जब हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं जो कि सरफेस के नज़दीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस फिल्म बना के आपको डायग्राम समझाऊं तो सिचुएशन इस प्रकार से होगी। डायग्राम में मैं सरफेस फिल्म को काफ़ी मोटा शो कर रहा हूँ ताकि कंसेप्ट को एब्जॉर्ब करना आसान हो सके। अब अगर तो एक मॉलिक्यूल अंदर की तरफ है इट विल गेट अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स, बट अगर एक मॉलिक्यूल मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, ये सरफेस फिल्म की थिकनेस किसके बराबर थी? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर थी, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर थी। अब देखिए ऊपर की तरफ अब मॉलिक्यूल्स की गिनती कम हो गई है, नीचे की तरफ खुला भंडारा है। तो अगर मैं एरो से या एरो की लेंथ से ये रिप्रेजेंट करूं कि कितनी फोर्स लग रही है देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट नीचे की तरफ फोर्स थोड़ी ज़्यादा होगी, ऊपर की तरफ फोर्स कंपैरिजन में कम होगी। दिस इज द सिचुएशन। कारण क्या है? ऊपर की तरफ इसे खींचने वाले मॉलिक्यूल्स की गिनती कम हो गई है। अगर मैं थोड़ा और ले लूँ ऊपर मॉलिक्यूल को, वंस अगेन नीचे को खींचने वाले मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स है वो ज़्यादा होगी, बट ऊपर को खींचने वाले मॉलिक्यूल्स की गिनती कम होने की वजह से फोर्स और कम हो जाएगी। अब अगर मैं बिल्कुल सरफेस के ऊपर कंसिडर करूं जैसा कि मेरे पास इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसे नीचे को खींच रहे हैं, जिसका मतलब दिस मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए इस केस में नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है। तो जो पॉइंट है ओनली लोअर हाफ साइड of this molecule is surrounded by liquid molecules and there is some negative potential energy due to this, but obviously this energy will be less than molecules in the bulk। गहराई में जो molecules हैं उनके पास attraction ज़्यादा है, यहाँ पर potential energy U1 है, यहाँ पर potential energy U2 है, तो मैं कह सकता हूँ U1 ज़्यादा होगी as compared to U2। ठीक है, कितना फ़र्क आएगा? देखो आधे मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं तो नेचुरली जो टॉप मोस्ट सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसके पास एनर्जी भी आधी रह जाएगी। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं आई कैन से दैट U2 इज हाफ ऑफ या अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ U1। सरफेस एनर्जी को समझने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव अप्रोच भी होती है। देखो बच्चों, हमने अभी अभी ये समझ लिया कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके पास एनर्जी तो होगी एंड इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये एनर्जी अंदर की एनर्जी से कम होगी, लगभग आधा होगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसी कंसेप्ट को एक और तरीके से समझने की। मैं यहाँ पर लेता हूँ इस प्रकार से एक कंटेनर और इस कंटेनर में ये लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर ये मेरे पास सरफेस फिल्म है और इस सरफेस फिल्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेट अट्रैक्टिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है, नेट फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से ही ये जो सरफेस फिल्म है ये मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है। मॉलिक्यूल्स अंदर और अंदर जाना चाहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स कम से कम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो गेम है वो है सरफेस एनर्जी की। चलिए इसको समझते हैं एक और तरीके से। मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस लिक्विड के अंदर है, बल्क में है, वेल इनसाइड है, और इसके ऊपर अभी नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऊपर मूव करता हूँ तो मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। एज नेट फोर्स इज 0, तो वर्क डन टू मूव दिस मॉलिक्यूल विल आल्सो बी 0। क्लियर? तो अगर वर्क डन 0 है तो यहाँ पर पहुँचते ही पंगा पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैं इस मॉलिक्यूल को सरफेस फिल्म के नज़दीक लेके आऊँगा तो जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो खुद ही नीचे को जाना चाहते हैं, वो इसको कहाँ ऊपर आने देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? और अगर मैं ज़बरदस्ती इस मॉलिक्यूल को ऊपर ले जा रहा हूँ तो मुझे बाकी मॉलिक्यूल्स जो कि सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है या सरफेस फिल्म में प्रेजेंट है, उन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट, उन मॉलिक्यूलर की रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट लेके जाना पड़ेगा। देखो बच्चों, कंसेप्ट ये है कि ये मॉलिक्यूल है, मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ, बट जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको नीचे को धक्का मारेंगे, वो खुद भी नीचे आना चाहते हैं और इसको भी धक्का मारेंगे, भैया तू भी नीचे ही चल। ठीक है, तो बट मैं मानता नहीं, मैं कहता हूँ भैया ऐसी की तैसी तो अड्डी, मैं फोर्स लगाऊंगा, मैं कुछ फोर्स अप्लाई कर देता हूँ और मेरी उस फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन बाय मी विल बी पॉजिटिव। ठीक है, मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और जो मैं वर्क डन करता हूँ वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है। ठीक है, वो इस सरफेस की फिल्म की एनर्जी को बढ़ा देता है, सरफेस एनर्जी को बढ़ा देता है। और किसी भी बॉडी दुनिया में ये टेंडेंसी है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहती है, या बेटर शब्द है कि किसी भी बॉडी की ये टेंडेंसी है कि वो मिनिमम एनर्जी ऑक्यूपाई करना चाहती है। जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जिस तरह से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, जैसे ही हम रिलीज़ करते हैं वो नीचे गिर जाता है। वजह क्या है? नीचे जाते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ये नेचर का रूल है। एवरी बॉडी, एवरी सिस्टम हैज़ ए टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम एनर्जी। तो इस केस में भी यही हो रहा है कि अगर मैं मॉलिक्यूल्स को ऊपर ले जा रहा हूँ तो मैं बेसिकली सरफेस एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ, जो कि सिस्टम को पसंद नहीं आएगा। बाय नेचर इस सिस्टम की, इस लिक्विड की ये टेंडेंसी होगी कि वो मिनिमम एनर्जी या सरफेस एनर्जी एक्वायर करे। इसके लिए उसके पास एक ही तरीका होगा कि मॉलिक्यूल्स की गिनती को कम करे। और मॉलिक्यूल्स की गिनती कम कैसे होगी? बाय डिक्रीजिंग सरफेस एरिया। जितना पॉसिबल है वो उतना अपना सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करेगा। क्लियर? तो इसका मतलब हर एक लिक्विड की ये नेचुरल टेंडेंसी होगी कि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करे। और सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के चक्कर में जो सरफेस है वो बेंड कर जाता है, सरफेस मुड़ जाता है। आप लोग देख सकते हो इस तरह से कन्वेक्स या कनकेव शेप ले लेता है। मरकरी के केस में हमारे पास जो लिक्विड का सरफेस है वो ऊपर को उठ जाता है। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। खैर, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अभी आगे भी करेंगे कि मेनिस्कस किस तरह की शेप लेता है, कैसे पता चलेगा। जो टॉप मोस्ट लेयर है, जब ये बेंड कर गई तो इसको आप मेनिस्कस कह सकते हो, मेनिस्कस। ठीक है, तो इस केस में जो मेनिस्कस है वो कन्वेक्स शेप का है। आप इधर से देख रहे हो, जब ये आपकी तरफ, व्यूअर की तरफ बेंड हो जाए तो हम कहते हैं कि इट इज़ ऑफ कन्वेक्स शेप। तो इन केस ऑफ मर्करी इट इज़ ऑफ कन्वेक्स शेप, बट इन केस ऑफ वाटर इट इज़ ऑफ कनकेव शेप। तो उस केस में, वाटर के केस में, मेनिस्कस कुछ इस तरह की शेप एक्वायर कर लेता है। अगर आप ऊपर से देखोगे, यहाँ से व्यू करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम यू, ऑब्जर्वर से दूर चला गया है। जब ये ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो हम कहेंगे कि इसने कनकेव शेप ले ली है। तो मैं कह सकता हूँ वाटर के केस में मेनिस्कस कनकेव शेप का है एंड मर्करी के केस में लिक्विड
लिक्विड मेनिस्कस कन्वेक्स शेप का है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ना एक छोटी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है। जैसे मैंने जब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी तो मैंने कहा कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं वैसे वैसे सरफेस एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर आपने यहाँ पे तो कहा था कि ये रेशियो आती है कि पोटेंशियल एनर्जी सरफेस के ऊपर ज़्यादा होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड। तो ये क्या चक्कर है, कुछ क्लैरिटी नहीं हुई। बच्चों पहली बात तो ये समझो कि मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ आपस में, कि मेरे पास पहले लिक्विड था जिसका कुछ सरफेस एरिया था, और जब मैं मॉलिक्यूल ऊपर लेके जाता हूँ तो इसकी एनर्जी इंक्रीज करती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज आई नीड टू डू सम वर्क। मुझे बाहर से कुछ पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है। मेरा किया गया काम कहाँ जाएगा, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान देना है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन को ध्यान में रखते हुए कम होना या ज़्यादा होना को कंसीडर करना है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सरफेस टेंशन, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड के फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से फ्री सरफेस यानी कि वो सरफेस जो एयर के साथ कांटेक्ट में है उसकी टेंडेंसी है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे, एंड इसको करने के लिए वो एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसका फ्री सरफेस एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है ताकि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर सके। इज दैट क्लियर? दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज नोन एज सरफेस टेंशन। ध्यान रखना, सरफेस टेंशन गैसेस में नहीं होती, क्योंकि गैसेस का तो फ्री सरफेस ही नहीं होता। Clear? The property of a liquid due to which its free surface tries to have minimum surface area and behaves as if it were under tension, somewhat like a stretched elastic membrane, is called surface tension. इसको कुछ इस प्रकार से समझो कि मान लीजिए मेरे पास एक वाटर ड्रॉप है, ठीक है। वाटर ड्रॉप का सरफेस इस तरह से बिहेव करता है ताकि ये मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर सके। इसके सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ एक फोर्स महसूस करते हैं, जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था। अब इसका बिहेवियर कुछ इस प्रकार से हो जाता है, अंदर खींचने का बिहेवियर कुछ इस प्रकार से हो सकता है जैसे मान लो कि आपने इस वाटर ड्रॉप के ऊपर एक रबड़ चढ़ा दी हो। वो रबड़ क्या करेगी, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी और वो सारे के सारे सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अंदर को धक्का मारेगी। क्लियर? एक्चुअली में तो कोई रबड़ नहीं है, बट इसका सरफेस ही ऐसे बिहेव करता है एज इफ देयर इज सम इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एंड उस मेम्ब्रेन की वजह से सभी मॉलिक्यूल्स और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अंदर जाने की कोशिश का मतलब क्या है कि मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उस केस में सरफेस एरिया की वैल्यू मिनिमम कब होती है? सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन शेप इज स्फेरिकल। तो इसका मतलब जो लिक्विड ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्फेरिकल शेप में ही सरफेस एरिया मिनिमम होगा। सरफेस एरिया मिनिमम होने का मतलब कम से कम मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होंगे, कम से कम मॉलिक्यूल्स एयर और लिक्विड का इंटरफेस बनाएंगे। Clear? So surface tension is a property of liquid due to which free surface of a liquid behaves like a stretched membrane with a tendency to occupy minimum surface area. ठीक है भैया, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन तो हो गई, बट इसको मेजर कैसे करना है? सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए भी हम टर्म सरफेस टेंशन ही यूज करते हैं, ठीक है। यही प्रॉपर्टी है और मैथमेटिकली जब मेजर करते हैं तब भी इसे सरफेस टेंशन ही कहते हैं। इसको हम एस
यहाँ टी या सिग्मा सिंबल से डिनोट करते हैं। वी विल प्रेफर टू यूज एस एंड सिग्मा, बट अलग अलग बुक्स में सिंबल्स अलग अलग हो सकते हैं। चलिए ये देखना है कि कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है किसी लिक्विड की मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की। जितनी टेंडेंसी ज़्यादा होगी उतनी ये मेजरमेंट, ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। हायर द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया, more is the value of surface tension as calculated from this discussion। डिस्कशन क्या है देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में हमने लिक्विड भर रखा है। दिस इज द टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये कुछ इस प्रकार से है। सो दिस इज द सिचुएशन। क्लियर? ये हमारे पास आ गई इसकी सरफेस फिल्म, या जिसे हम कहते हैं इंटरफेस ऑफ एयर एंड लिक्विड, ये आ गया। मैं इतने हिस्से को यहाँ पर सिर्फ टॉप से आपको दिखाता हूँ तो आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पर हमारे पास ये लिक्विड है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, सरफेस टेंशन की वैल्यू को मेजर करने के लिए इसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन and this line is parallel to the surface, parallel to surface। सरफेस के ऊपर, सरफेस के पैरेलल ही एक लाइन ड्रॉ की गई है। आप किसी भी तरफ ड्रॉ कर सकते हो। आप इस तरफ ड्रॉ कर लो, इस तरफ ड्रॉ कर लो, डजेंट मैटर, जस्ट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द सरफेस ऑन द सरफेस। अब इस लाइन के दोनों तरफ फोर्स लगेगी जो कि इसे खींचने की कोशिश करेगी, क्योंकि जैसा हमने अभी अभी पढ़ा कि जो सरफेस फिल्म है इट विल एक्ट लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ये दोनों तरफ से इस लाइन को खींचेगी, दोनों तरफ से फोर्स एक्ट करेगी। फोर्स विल एक्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। इज दैट क्लियर? अब कंसेप्ट समझिए बच्चों। यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। जितनी फोर्स इधर है उतनी ही इधर हो जाएगी। लेट्स फर्दर सपोज दैट कि जो इमेजिनरी लाइन हमने यहाँ पर ली थी उस लाइन की लेंथ मेरे पास L है। अब सरफेस टेंशन को मेजर कैसे करते हैं? फोर्स पर यूनिट लेंथ is equal to surface tension denoted by symbol T, sigma or S. Clear? This is definition of surface tension, force per unit length। अब यहाँ पर नेट फोर्स नहीं लेनी, ठीक है, हमें टोटल फोर्स लेनी है। तो दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। डिटेल में कैसे एक्सपेरिमेंटली इसे कैलकुलेट किया जाता है हम इस लेक्चर में या इससे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जितनी सरफेस टेंशन ज़्यादा, इसका मतलब उतनी फोर्स ज़्यादा, उतनी ज़्यादा खिंचाव होगा, उतना ज़्यादा लिक्विड की टेंडेंसी रहेगी कि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर सके। क्लियर? तो अगर मुझे इसके यूनिट्स की बात करनी हो तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे? फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन एंड लेंथ के होते हैं मीटर, तो यूनिट्स बन जाएंगे न्यूटन पर मीटर। ये SI यूनिट्स हो जाएंगे। अगर मैं न्यूटन की जगह डाइन और मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दूं तो ये मेरे पास CGS यूनिट्स बन जाएंगे डाइन पर सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा? फोर्स के लिए मेरे पास होता है MLT-2, डिस्टेंस के लिए मेरे पास बच्चों है L, तो डिमेंशनल फार्मूला हमारे पास बन जाएगा ML0T-2, ML0T-2। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली फोर्स एंड सरफेस टेंशन रिप्रेजेंट एक ही चीज़ कर रहे हैं। देखो बच्चों, अगर मैं ये कहूँ कि फोर्स, जस्ट ए मिनट, अगर मैं ये कहूँ कि फोर्स F से डिनोट हो रही है, सरफेस टेंशन मेरे पास क्या हो रही है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या ये कहना सही है कि फोर्स एंड जो सरफेस टेंशन है आपस में रिलेटेड ही है? इन दोनों की फिजिक्स सेम ही रहेगी। फिजिक्स ऑफ टू विल
रिमेन सेम, मतलब कैलकुलेशंस के लिए, कोई भी फर्दर डिस्कशन के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम सिग्मा या फोर्स किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें अलग अलग लिक्विड्स के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर गिवन है। वी विल स्टार्ट विद हीलियम। हीलियम के लिए देखिए टेम्परेचर कितना लिया गया है, -270 डिग्री सेल्सियस। वाई? भैया हीलियम रूम टेम्परेचर पे तो गैस होती है और गैस की तो सरफेस टेंशन होती नहीं है, सरफेस टेंशन तो लिक्विड्स की होती है। तो हीलियम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती होगी एट -270 डिग्री। तो उस टेम्परेचर के ऊपर सरफेस टेंशन लिखी गई है। एंड सी द वैल्यू विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी आई है। इस छोटी वैल्यू का क्या मीनिंग है? ये रिप्रेजेंट करती है कि बेशक ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, बट फिर भी इसके मॉलिक्यूल्स में आपस में कोई प्यार मोहब्बत, कोई इंटरेक्शन, कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव बॉन्ड्स नहीं है। और देखो हीट ऑफ वेपराइजेशन, कितनी आसानी से इसे वेपराइज किया जा सकता है। हीलियम जो लिक्विड स्टेट में है उसे कितनी आसानी से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेम एग्जाम्पल हम लोगों ने सेम कंसेप्ट ऑक्सीजन के लिए लिया है। ऑक्सीजन -183 पे लिक्विड में कन्वर्ट होती होगी, मुझे ऐसे डाटा याद नहीं है, बट -183 पे डेफिनेटली इट इज़ लिक्विड। तो इस टेम्परेचर पे भी सरफेस टेंशन की वैल्यू बहुत कम है और थोड़ी सी हीट सप्लाई करते ही ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये दो लिक्विड्स हैं, वाटर एंड मर्करी। मैक्सिमम डिस्कशन हमारी इस चैप्टर में इन्हीं के आसपास रहेगी। अब ये तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होते हैं, तो इनका टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेल्सियस लेने में कोई बुराई नहीं है। एट 20 डिग्री सेल्सियस देखिए सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 0.0727। अगर मैं इसे डाइन में लिखूं तो देखते हैं, मतलब सीजीएस में लिखूं तो क्या बनता है। मेरे पास है वैल्यू 0.0727 न्यूटन पर मीटर। अगर मुझे न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना हो तो मैं 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और दूसरा मेरे पास यहाँ पर मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बन जाएगा 0.727 इंटू 10⁻³ डाइन पर सेंटीमीटर। एंड इफ वी सॉल्व दिस वैल्यू कम्स आउट 72.7 डाइन पर सेंटीमीटर। पूरे चैप्टर में अगर डाटा गिवन है तो बढ़िया है, अगर नहीं गिवन तो हम वाटर के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू 72.7 की जगह सिर्फ 72 डाइन पर सेंटीमीटर लेके चलेंगे। सो यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट। ओके, एक चीज़ और बच्चों यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब मैं सरफेस टेंशन की बात करता हूँ, उसकी वैल्यू की बात करता हूँ, तो मैं साथ में टेम्परेचर भी मेंशन कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इन जनरल टेम्परेचर के बढ़ने के साथ सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती है, जिसे कि हम अभी आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। यहाँ पर मेरे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है। पहले मैंने शायद इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को डिस्कस किया था, जो कि वहाँ पर 40 किलो जूल पर मोल के आसपास लिखी हुई थी। ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी। नाउ लेट्स गो टू मर्करी। मर्करी एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए सरफेस टेंशन देखो भाई लोगों, इसकी सरफेस टेंशन वाटर के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है। वो 0.07 था, ये 0.435 है। यानी कि अगर मैं इसे डाइन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये वैल्यू मेरे पास 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगी, लगभग इससे 6 गुना ज़्यादा। यानी कि जो मर्करी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो लगभग 6 गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स
of mercury makes better या strong attractive bonds with each other as compared to water molecules. Is that clear? And this is also reflected from here. यहाँ पर आप देखिए हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ मर्करी इंक्रीज कर गई है एज कंपेयर टू वाटर. यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू सरफेस टेंशन व्हेन डिटर्जेंट और सोप इज एडेड टू वाटर. अगर वाटर में हम डिटर्जेंट ऐड कर देते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सरफेस टेंशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है. ये हमने थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड कर दिया एंड द आंसर इज़ ऐसा करने से सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज करती है. सरफेस टेंशन विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ डिटर्जेंट और सोप इन वाटर. नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सरफेस टेंशन. कैसे सरफेस टेंशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है. जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इन जनरल सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. हमारे पास फॉर्मूला ये रहता है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट into 1 minus alpha into theta. Sigma is surface tension at temperature theta. Surface tension at temperature theta. For example, मैं कहता हूँ कि मुझे सरफेस टेंशन की वैल्यू बात करनी है, सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी एट 20 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर जो 20 डिग्री सेल्सियस है वो थीटा को रिप्रेजेंट करेगा. सिग्मा नॉट क्या है? दिस इज वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज दिस मच. ठीक है. अल्फा क्या है? अल्फा हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है. दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन. अब यहाँ पर माइनस साइन को आपको ध्यान में रखना है. देखो, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होगी बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन. ये टर्म बढ़ती चली जाएगी और नेट वैल्यू 1 माइनस समथिंग ये कम होती चली जाएगी. यानी कि सिग्मा मीन्स सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती चली जाएगी. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन थीटा, सरफेस टेंशन विल डिक्रीज. क्लियर? यहाँ से हम लोग अल्फ़ा को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करता हूँ. सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू थीटा. तो यहाँ पर गलती हो गई. एक्चुअली यहाँ पर सिग्मा बाय सिग्मा नॉट आना चाहिए था. इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं. अल्फ़ा थीटा मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस सिग्मा बाय सिग्मा नॉट. यानी अल्फ़ा थीटा की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट. और यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू लिख सकता हूँ सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बाय सिग्मा नॉट इंटू 1 बाय थीटा. सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा क्या है? दिस इज चेंज इन सरफेस टेंशन. सिग्मा नॉट क्या है? सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस. एंड थीटा क्या है? टेम्परेचर किससे? अबव 0 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ से हम लोग अल्फ़ा को डिफाइन कर सकते हैं. अल्फ़ा मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन. डेफिनेशन क्या लिखेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन इज numerically equal to change in surface tension per unit surface tension at 0 degree Celsius per unit rise in temperature. क्लियर? मेरे पास लिखने के लिए जगह कम है बट आप लोग समझ सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, जस्ट ए मिनट मैं थोड़ी जगह बना के यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस टेंशन. एक्चुअली ये डिक्रीज होगा, पहले ज़्यादा होगी बाद में कम होगी. चेंज इन सरफेस टेंशन, एक्चुअली ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन सरफेस टेंशन पर यूनिट surface tension at 0 degree Celsius per unit rise in temperature.
per unit rise in temperature. This is definition of alpha, temperature coefficient of surface tension. अब अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या बनेंगे? देखो बेटा, चेंज इन सरफेस टेंशन भी तो सरफेस टेंशन ही है, ये भी सरफेस टेंशन ही है, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, तो मेरे पास यूनिट्स बचेंगे पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर? एंड नेक्स्ट वी हैव क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है यहाँ पर सरफेस टेंशन की वैल्यू खत्म हो जाती है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर at which surface tension vanishes, surface tension खत्म हो जाती है। देखो बच्चों, हमने सिग्मा का फॉर्मूला लिखा था सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू थीटा, वेयर अल्फा रिप्रेजेंट टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। अब बाय डेफिनेशन इस टेम्परेचर को मैं कहूँगा थीटा सी। दिस टेम्परेचर इज written as critical temperature theta c, and at this temperature सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर मैं यहाँ पर सिग्मा 0 पुट कर दूँ, ये सिग्मा नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा सी हो जाएगा। सिग्मा नॉट इधर जाके 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल 1 माइनस अल्फा इंटू थीटा सी। यहाँ से हमारे पास थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय अल्फा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर यहाँ पर सरफेस टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ वी विल ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर। हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू थीटा। अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूं तो मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, एंड वी कैन कंपेयर इट विद आ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो c की वैल्यू सिग्मा नॉट है, यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव है। स्लोप की वैल्यू मेरे पास माइनस सिग्मा नॉट इंटू अल्फा है, यानी कि नेगेटिव है। मीन्स इंटरसेप्ट मेरे पास पॉजिटिव आएगा, बट जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग थीटा लेंगे एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिग्मा। थीटा एंड सिग्मा, हमारे पास इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये वैल्यू सिग्मा नॉट है, यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन बिकम्स 0, सो ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप। And now we have some examples of surface tension examples, और साथ साथ हम applications भी डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास पहली एग्जांपल है कि मान लीजिए हमने एक क्लीन ग्लास प्लेट ली, इस क्लीन ग्लास प्लेट के ऊपर मर्करी का एक ड्रॉप रखा, छोटा सा मर्करी का एक ड्रॉप रखा। वी विल ऑब्जर्व दैट कि ये ड्रॉप एक बड़ी परफेक्ट सफीर की तरह बिहेव करता है। ऑल्दो वेट mg इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये वेट इसको फ्लैटन करने की कोशिश कर रहा है, बट इस केस में सरफेस टेंशन डोमिनेट करती है। सरफेस टेंशन इसकी शेप को मेंटेन करती है, इसे स्फेरिकल शेप में रखती है। स्फेरिकल शेप में क्यों? ताकि सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज किया जा सके। बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन, दिस ड्रॉप विल हैव ए टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। और हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अगर शेप परफेक्ट स्फीयर होगी तब फॉर अ गिवन वॉल्यूम सरफेस एरिया विल बी मिनिमम। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर ड्रॉप का साइज बढ़ा दिया, आपने इसमें कुछ मर्करी और ऐड कर दी। अब वंस अगेन वेट इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, वेट इसे फ्लैटन करने की कोशिश कर रहा है, जबकि मर्करी के अंदर जो लगने वाली सरफेस टेंशन है वो इस
ड्रॉप के साइज को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पर जद्दोजहद चल रही है बिटवीन वेट एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, वेट काफ़ी बढ़ गया है और इस चक्कर में सरफेस टेंशन एंड वेट के चक्कर में अब ड्रॉप की शेप वो एलिप्सोइडल हो जाती है। एलिप्स की 3 डायमेंशनल फॉर्म को हम कहते हैं एलिप्सोइडल, तो शेप एलिप्सोइडल हो जाती है। अगर हम वेट और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो एलिप्सोइडल शेप और ज़्यादा फ्लैटन होती चली जाती है, वेट धीरे धीरे डोमिनेट करता चला जाता है। द थिंग इज कि ये एकदम फ्लैटन नहीं हो जाता, स्प्रेड आउट नहीं कर जाती मरकरी ओवर क्लीन ग्लास। वजह क्या है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सरफेस टेंशन। और हमने डिस्कस किया कि मरकरी के केस में सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। हमने अभी अभी न्यूमेरिकल डाटा के थ्रू देखा कि वाटर के मुकाबले में मरकरी में सरफेस टेंशन लगभग 6 गुना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब हम एक ग्रीस्ड आयरन नीडल को बड़े प्यार से वाटर सरफेस के ऊपर रखते हैं तो वो डूबने की जगह तैरना शुरू कर देती है। आई रिपीट, हम क्या करते हैं, एक नीडल लेते हैं। आप जरूरी नहीं कि इसी शेप की नीडल लेनी है, आप किसी भी शेप की नीडल ले लो। इस नीडल के ऊपर हल्की सी ग्रीस लगाओ। ठीक है, ग्रीस लगाने के बाद इसे प्यार से वाटर सरफेस के ऊपर रख दो। जब आप इसको वाटर सरफेस के ऊपर रखोगे तो ये डूबने की जगह भैया तैरना शुरू कर देगी। आखिर ऐसा क्यों होगा? देखो, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो तो कहता है डेंसिटी ऑफ स्टील बहुत ज़्यादा है। स्टील की डेंसिटी जितनी कि मुझे याद है, आयरन की डेंसिटी लिख रहा हूँ 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि वाटर की डेंसिटी हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एज डेंसिटी ऑफ स्टील इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर वी एक्सपेक्ट that this needle should sink. बट ऐसा नहीं होता, ये डूबती नहीं है। इसका कारण है कि सरफेस टेंशन इसके वेट को बैलेंस कर रही है। हमने ग्रीस लगा दी है, ग्रीस लगाने की वजह से सरफेस टेंशन बढ़ गई है और सरफेस टेंशन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उसने नीडल के वेट को बैलेंस कर लिया है। चलिए इसको हम यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं, बाकी डिटेल डिस्कशन अगली स्लाइड में करेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मान लीजिए मेरे पास ये नीडल है, तो नीडल में इस तरफ अगर मैं टेंशन ड्रॉ करूँगा तो सरफेस टेंशन लगेगी। इन दोनों सरफेस टेंशन्स का जो वेट, जो कंपोनेंट्स हैं वो वेट के अपोजिट एक्ट करेंगे, एंड जिसकी वजह से वेट एंड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन will balance each other. Force due to surface tension will balance each other and ये वायर या नीडल सिंक नहीं करेगी। चलिए डेरिवेशन करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर, जिस कंटेनर में हमारे पास एक नीडल है। नीडल का रेडियस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा हुआ, तो इस सिचुएशन में फ़िलहाल मतलब उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है। फिलहाल ये हमारे पास लिक्विड सरफेस की शेप है। यू कैन सी हियर कि इसने लिक्विड को ऊपर से नीचे को प्रेस कर रखा है। अब देखो लिक्विड क्या है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। अब इसको ऐसे समझो, दूध के ऊपर मलाई आई हुई है, आप मलाई के ऊपर थोड़ी सी फिंगर लगाते हो, दबाते हो, ठीक है, मम्मा के सामने मत करना, वो लगाते हो तो उससे जो है वो सुराख नहीं हो जाता, आपकी फिंगर दूध के अंदर नहीं चली जाती, बल्कि मलाई थोड़ी सी नीचे को दब जाती है। तो आप उस मलाई को एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह मान सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे एक बैलून, फूला हुआ बैलून है, उस बैलून में आप अगर फिंगर दबाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आपकी फिंगर बैलून के अंदर नहीं चली जाती, बल्कि वहाँ से उस जगह से बैलून की थोड़ी सी शेप चेंज हो जाती है, कर्वेचर चेंज हो जाता है, जैसा मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। अब यहाँ पर ये रही सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन हमेशा टेंजेंशियली ही ड्रॉ की जाती है। इसका वेट mg एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर टेंशन, सरफेस टेंशन एंड mg। देखो बेटा, मैंने आपको कहा था कि जो फिजिक्स
फोर्स की होती है वही फिजिक्स सरफेस टेंशन की भी होगी। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम परफेक्टली ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर? एंड लेट अस सपोज दैट कि इस केस में जो हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर एंगल बन रहा है वो थीटा है। दिस एंगल इज थीटा। सो आई कैन टेक टू कंपोनेंट्स लाइक दिस, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जब मैं दो कंपोनेंट्स लूँगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा टी साइन थीटा, यहाँ पर भी टी साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपोजिट साइड में टी कॉस थीटा वाले दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ये तो क्लियर है कि टी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बट टी साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे, विल ऐड अप। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपको नहीं करना, डोंट डू दिस। ठीक है, मैं पहले लिखने से पहले बोल रहा हूँ, ये कॉमन मिस्टेक होती है इसलिए लिख रहा हूँ, डोंट डू दिस। आपको अब ये नहीं करना कि आप लिखो भैया 2t साइन थीटा इज इक्वल टू mg। ठीक है, क्योंकि t यहाँ पर सरफेस टेंशन है और सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये कंप्लीट फोर्स नहीं है, तो आपको ये नहीं लिखना। ठीक है, आपको सरफेस टेंशन को पहले फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसको mg के बराबर लिखना है। ये मैंने इस नीडल का फ्रंट व्यू बना रखा है। अगर मैं इसका साइड व्यू बनाऊंगा तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगी। क्लियर? ऐसे ही दिखाई देगी। अब यहाँ पर इधर से सरफेस टेंशन आएगी और एक इधर से सरफेस टेंशन आएगी। ठीक है, मान लीजिए इस नीडल की लेंथ L है तो दोनों तरफ से सरफेस टेंशन TT आएगी। अगर मैं इन दोनों का कंपोनेंट लूँगा जो कि मैं पहले ड्रॉ कर चुका हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा 2t साइन थीटा। बट ये पर यूनिट लेंथ फोर्स है। अगर टोटल लेंथ L है तो टोटल फोर्स बच्चों मेरे पास कितनी हो जाएगी? टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू 2t साइन थीटा इंटू लेंथ ऑफ द नीडल। क्या ये क्लियर है? एंड दिस फोर्स विल बैलेंस mg। सो ध्यान रखना बच्चों कि आपको L के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, फिर mg के इक्वल करना है। अगर ये कंडीशन अचीव हो जाती है तो मैं कह सकता हूँ कि नीडल बैलेंस हो जाएगी। क्लियर? बट यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कितनी बड़ी से बड़ी नीडल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, ये भी क्वेश्चन बनता है क्या नीडल की लेंथ हमारी कैलकुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है? चलिए दोनों पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। 2t साइन थीटा इंटू एल इज इक्वल टू मास इंटू जी। मास का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जी। हो गया? देखो बच्चों, यहाँ पर L कैंसिल आउट हो गया, बढ़िया। तो यहाँ से मेरे पास अगर r स्क्वेयर की वैल्यू लिखूँ तो ये कितनी बनेगी? 2t साइन थीटा अपॉन पाई रो जी। एंड यू कैन नोटिस हेयर कि r की वैल्यू स्क्वायर रूट लेके आ जाएगी एंड दिस वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन L। दिस वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ नीडल। लेंथ ऑफ नीडल के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि लेंथ ऑफ नीडल कितनी है। ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियस? क्या रेडियस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? आंसर इज यस। हम इस नीडल को ज़्यादा से ज़्यादा कितना डुबो सकते हैं? यहाँ तक, इस लेवल तक डुबो सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नीचे जाएंगे तो उस केस में नीडल के ऊपर लगने वाली सरफेस टेंशन इसको नीचे को ही दबा देगी। ठीक है, क्योंकि कंसेप्चुअली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस सिचुएशन में जो फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन दैट विल एक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पर मैं टेंशन ड्रॉ करूँगा तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा। तो T अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, तो इसका मतलब नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 2T। क्लियर?
2t साइन थीटा की जगह 2t, बेसिकली आपने यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दी है और साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 होता है। सो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू नेट फोर्स, नहीं, यहाँ पर एक लेंथ लिखनी रहेगी बेटा, मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्लियर? क्योंकि नेट फोर्स में तो लेंथ आएगी ही आएगी। अब ये लेंथ या ये फोर्स कहो, लेंथ से लिख लिया, ये 2TL जो है इट शुड बी बैलेंस्ड बाय mg। क्लियर? ये दोनों आपस में बैलेंस होने चाहिए, या यूँ कह सकते हो यहाँ पर मैं साइन थीटा को अगर 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी। इसी इक्वेशन में अगर मैं साइन थीटा को 1 पुट कर दूँ तो r की वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी दैट कैन बी बैलेंस्ड ओवर दिस सरफेस ऑफ लिक्विड 2t upon pi rho g square root. This is maximum value of radius of needle that can be balanced over liquid surface of surface tension T and density rho. Please note that this radius does not depend upon length of needle. Applications of surface tension, हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन है जब एक मोल्टन मेटल को वाटर में पोर किया जाता है फ्रॉम अ सुटेबल हाइट, फॉलिंग स्ट्रीम ऑफ मेटल ब्रेक्स अप एंड डिटैच्ड पोर्शन ऑफ द लिक्विड इज स्मॉल क्वांटिटी एक्वायर द स्फेरिकल शेप। मीन्स अगर हम एक अप्रोप्रिएट हाइट से मोल्टेड मेटल को ड्रॉप करते हैं तो जब ये नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद वाटर के अंदर जाने के बाद ये स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेते हैं। इसकी एक और बेहतरीन एग्जांपल होती है, आप लोगों ने ड्रॉपर देखा होगा, है ना, जो बच्चों को दवाई देने के लिए जनरली ड्रॉपर यूज़ किया जाता है। बच्चों की एज और वेट के हिसाब से उनकी मेडिसिन की क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है कि 2 ड्रॉप्स देने हैं बच्चे को या 3 ड्रॉप्स देने हैं। वाई ड्रॉपर, वाई ड्रॉप्स, कोई और पैरामीटर क्यों नहीं? कारण क्या है बच्चों? सुनो, एक्चुअली जो ड्रॉपर है कुछ इसी प्रकार से होता है। यहाँ पर ये इसका होल है और यहाँ पर एक रबड़ लगी होती है। आप लोग रबड़ को पुश करते हो, प्रेस करते हो, फिर आप दवाई में उसको डालते हो ड्रॉपर को, और बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस जो लिक्विड मेडिसिन है वो ड्रॉपर के अंदर राइज कर जाती है। उसके बाद हम लोग उस ड्रॉपर को जब दोबारा से रबड़ को पुश करते हैं तो मेडिसिन बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। यही होता है। जैसा कि आप लोग मेरे पास यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ड्रॉप नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। हर बार ड्रॉप वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। आप कम प्रेस करो, ज़्यादा प्रेस करो, नंबर ऑफ ड्रॉप्स की गिनती तो बढ़ जाएगी, बट हर बार ड्रॉप का वॉल्यूम फिक्स रहता है एंड गिरता हुआ ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेता है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सेम वॉल्यूम एंड स्फेरिकल शेप दोनों सरफेस टेंशन की वजह से ही होते हैं। एग्जैक्टली सेम वॉल्यूम क्यों होता है इसको हम आगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगली एग्जांपल बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको क्या करना है, एक वायर फ्रेम लेना है, तार का बना हुआ आपको फ्रेम लेना है जिसके ऊपर एक हैंडल लगा हुआ है, ठीक है। अब इस वायर फ्रेम को आप लोग किसी सोप सॉल्यूशन में इमर्स कर दो, ठीक है। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। इसको किसी सोप सॉल्यूशन में डुबो दो, डुबोने के बाद बाहर निकालो, यहाँ पर सोप की एक पतली सी फिल्म बन जाएगी। क्लियर? और उसके बाद आप क्या करो, एक धागा लो, इस धागे को लूप में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पर गांठ मार दो, एक लूप बन जाएगी। इस लूप को यहाँ पर रख दो। जिस तरह आप रखोगे धागे को, धागा वैसे का वैसा वहीं के वहीं टिका रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, सोप सॉल्यूशन है। एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ से भी सरफेस टेंशन इसको धागे को खींच रही है, यहाँ से भी, तो नेट फोर्स हर पॉइंट के ऊपर फिलहाल की घड़ी 0 है। अब आप क्या करो, आप जो अंदर वाली सोप फिल्म है उसमें एक पंचर कर दो। यहाँ पर एक बारीक पिन से
एक पेपर पेन से यहाँ पर पंचर कर दो, ठीक है। जैसे ही आप पंचर करोगे वैसे ही इस सॉफ्ट फिल्म को, जो अंदर की तरफ सॉफ्ट फिल्म है, उसको मौका मिल जाएगा एक मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने का, ठीक है। जिससे क्या होगा, यहाँ से सारी की सारी सॉफ्ट फिल्म हट जाएगी ताकि मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर सके, और बाहर की तरफ सिर्फ इस हिस्से में ही सॉफ्ट फिल्म रह जाएगी। अब हमेशा की तरह जैसा हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि इस सॉफ्ट फिल्म की टेंडेंसी होगी कि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे। बाहर फिल्म रहेगी और बाहर जो फिल्म है उसने मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना है। यहाँ पर फिल्म प्रेजेंट है एंड इट विल ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। इसका मतलब ये जो खाली जगह है, यहाँ पर अब एयर है, ये एरिया मैक्सिमाइज हो जाना चाहिए। अब इस केस में हमारे पास थ्रेड की लेंथ तो फिक्स है, लेंथ ऑफ थ्रेड इज फिक्स्ड कांस्टेंट है, यानी कि सर्कमफ्रेंस फिक्स्ड है। तो अंदर का एरिया मुझे मैक्सिमाइज करना है ताकि बाहर का एरिया मिनिमाइज हो सके। और जैसा कि हमने शुरू में ही मैथमेटिकल फैक्ट्स में पढ़ा था कि फॉर अ गिवन सर्कमफ्रेंस सर्कल का एरिया मैक्सिमम होता है, तो ये एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। जिसका मतलब जो थ्रेड जो पहले किसी भी इरेगुलर शेप में, रैंडम शेप में रखा हुआ था, अब ये एग्जैक्टली सर्कुलर शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। अब ये एग्जैक्टली सर्कुलर शेप ऑक्यूपाई करेगा ऑफ से रेडियस आर, सो दैट अंदर की जगह वाली हिस्से में एरिया मैक्सिमाइज हो जाए, यानी कि जिस जगह पर सॉफ्ट फिल्म प्रेजेंट है उस जगह पर एरिया मिनिमाइज हो जाए। तो यहाँ पर सॉफ्ट फिल्म प्रेजेंट होगी और ये एरिया मिनिमम हो जाएगा। उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होगी। आप लोग इस एक्टिविटी को अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन, हेयर ऑफ शेविंग ब्रश या पेंटिंग ब्रश जो है व्हेन डिप्ड इन वाटर स्प्रेड्स आउट। अगर हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने ब्रश को पानी में डुबोया तो इसके सारे के सारे हेयर इस तरह से बन गए, जिसे हम आम भाषा में उजड़ा चमन कह सकते हैं, ठीक है। ये हालत इनकी हो जाएगी। क्लियर? दिस इज हाउ हेयर ब्रशेज विल लुक इन वाटर। कारण क्या है भैया, हर तरफ वाटर ही वाटर प्रेजेंट है, तो कहीं कोई एयर फिल्म, कोई एयर सरफेस इंटरफेस नहीं है, तो कोई इच्छा नहीं है, हर तरफ से फोर्स बराबर की लग रही है। अगर मैं एक हेयर के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो यहाँ पर इस हेयर के ऊपर दोनों तरफ से जो लिक्विड है, वाटर है, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगाएगा और जिसकी वजह से नेट फोर्स ऑन द हेयर विल बी जीरो, कोई इशू नहीं है। बट जब हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं, जहाँ सेकंड डायग्राम में जिस तरह से यहाँ पे शो किया गया है, पेंट में डुबोने के बाद बाहर निकाल लेते हैं, तो उस केस में एयर के साथ एक इंटरफेस बन जाता है और उस केस में जो लिक्विड है वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वाटर या पेंट लगा हुआ है और यहाँ पर भी वाटर पेंट है, इस तरफ एयर है, तो यहाँ पर ये सरफेसेस मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पेंट ब्रश के जो हेयर्स हैं या शेविंग ब्रश के जो हेयर्स हैं वो जितना पॉसिबल है उतना नज़दीक आ जाते हैं और एक बढ़िया सी शेप बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं। दिस विल बी शेप ऑफ पेंट ब्रश व्हेन डिप्ड इन वाटर और पेंट एंड टेकन आउट। डुबोने के बाद जब बाहर निकाल लिया तो इस तरह की शेप हो जाएगी। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन, इसके लिए लिंक कोई वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास कैम्फर है, हमने कैम्फर के छोटे छोटे इरेगुलर पीस लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इरेगुलर पीस लेने हैं, हमें स्मूथ पीसेस नहीं लेने हैं। जब कैम्फर के इरेगुलर पीसेस को पानी में रखा जाता है तो ये डांस करना शुरू कर देते हैं एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। लॉजिक क्या है भैया कि कैम्फर पानी के अंदर धीरे धीरे डिज़ोल्व होती है, बट क्योंकि इरेगुलर शेप है तो कभी कहीं से डिज़ोल्व हो जाएगी और कभी कहीं से डिज़ोल्व हो जाएगी। यहाँ पर कैम्फर डिज़ोल्व होगी, वहाँ पर सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। ध्यान रखो बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन
हमने कौन सा लिक्विड वाटर में या कौन सा सॉलिड लिक्विड के अंदर मिक्स किया है या कौन सा लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर मिक्स किया है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ दैट मटेरियल सरफेस टेंशन में इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मेरे पास वाटर है, वाटर में मैं हाईली सोलुबल आयनिक मटेरियल लाइक सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक डालता हूँ, तो नमक को ऐड करने से वाटर की सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाती है। बट इसके अपोजिट कोई किफ़ायत से मिक्स होने वाला, ठीक है, स्प्रिंगली मिक्स होने वाला कोई मटेरियल वाटर के अंदर डालता हूँ, तो उस केस में सरफेस टेंशन की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। मींस सरफेस टेंशन में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन what material is added. Material means it may be solid or liquid. What material is added to the liquid. इस केस में हम कैम्फर की बात कर रहे हैं। जब हम कैम्फर को वाटर में डालते हैं, इरेगुलर शेप की कैम्फर को वाटर में डालते हैं, तो वो अनइक्वल अमाउंट में डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन कहीं पे डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर डिसॉल्व ज़्यादा होगा, वहाँ पर सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगी। सरफेस टेंशन डिक्रीज करने की वजह से अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगना शुरू हो जाती हैं, और जिसकी वजह से कैम्फर उछलना कूदना शुरू कर देता है, यूं कह लो कि डांस करना शुरू कर देता है, बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास। रेनकोट मटेरियल हैव नेग्लिजिबल एडहेशन विद रेन वाटर। बेसिकली रेनकोट्स इस मटेरियल के बनाए जाते हैं जिनका पानी के साथ कोई भी प्यार मोहब्बत नहीं होता, पानी के साथ वो कोई भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इनफैक्ट कोई बॉन्ड बनाते ही नहीं। उस केस में पानी जो है वो रेनकोट के ऊपर टिक ही नहीं पाता, तुरंत स्लिप कर जाता है। अगर तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगी तो वाटर विल गेट एब्सॉर्ब्ड इन दैट मटेरियल इन रेनकोट, बट हम वैसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पानी एब्सॉर्ब ना हो, स्लिप कर जाए। तो इसीलिए जो नेग्लिजिबल एडहेसिव फोर्सेस रहती हैं बिटवीन मटेरियल ऑफ रेनकोट एंड रेन वाटर। Similarly, shape of water drops in satellite is perfect spherical. This is very important, perfect spherical. Perfect spherical क्यों भैया? क्योंकि सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा। आप यूं कह लो कि जो इस ड्रॉप का वेट है दैट विल बी यूज्ड अप इन प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। और ऐसी सिचुएशन में जो वेट है वो शेप को चेंज नहीं कर पाएगा। जैसा थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था कि मरकरी की जो स्फेरिकल शेप है वो एलिप्सॉइडल शेप में कन्वर्ट हो जाती है जब हम बड़े साइज का मरकरी ड्रॉप यूज करते हैं। क्लियर? बट वहाँ पर वेट का इफेक्ट था, बट जो हम बात करेंगे सैटेलाइट में तो वहाँ पर वेट की चिंता नहीं होगी। वेट विल बी प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स, देन liquid drop will acquire perfect spherical shape. Same concept भी can be applicable, can be used to understand कि एक गिरता हुआ ड्रॉप, फॉलिंग ड्रॉप स्फेरिकल शेप का क्यों होता है। फॉलिंग ड्रॉप स्फेरिकल शेप का क्यों होता है? क्योंकि जब ड्रॉप फॉल कर रहा है तो उस केस में एपरेंट वेट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अगर एपरेंट वेट ज़ीरो है तो मैं कह सकता हूँ कि इस केस में सरफेस टेंशन डोमिनेट करेगी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, और हमें ये भी पता है फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। दैट इज़ वाई गिरते हुए ड्रॉप्स, सैटेलाइट के अंदर ड्रॉप्स ये परफेक्ट स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज oil spreads on the surface of cold water while it becomes spherical when water is heated up. तो मेरे पास मान लीजिए ये वाटर सरफेस है एंड इसके ऊपर हमने कुछ ऑयल डाला। ऑयल स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है जब हम ऑयल को कोल्ड वाटर सरफेस के ऊपर डालते हैं। इसका कारण क्या है कि वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो ऑयल को स्प्रेड आउट करने में मदद करती है, उसको खींच देती है। ऑयल ड्रॉप्स की टेंडेंसी होती है स्फेरिकल शेप एक्वायर करने की, ठीक है, बट वाटर की सरफेस टेंशन इसको खींच देती है और इसको स्प्रेड आउट कर देती है।
क्लियर। बट जब हम लोग वाटर को गर्म कर देते हैं तो उस केस में वाटर की सरफेस टेंशन चेंज हो जाती है। हॉट वाटर की बात कर रहे हैं, हॉट वाटर में सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विल डिक्रीज, जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉप्स अब सर्फाइकल शेप एक्वायर कर पाएंगे। पहले सरफेस टेंशन ज़्यादा थी, इस सरफेस टेंशन ने ऑयल को स्प्रेड कर दिया, जबकि इस केस में वाटर की सरफेस टेंशन कम हो गई है, जिसकी वजह से अब ये ऑयल ड्रॉप को स्प्रेड आउट नहीं कर पा रहा एंड ऑयल ड्रॉप अपनी परफेक्ट सर्फाइकल शेप को एक्वायर कर सकता है। कंसेप्ट बड़ा ध्यान से समझना कि जो सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल है इट इज़ लेस देन दैट ऑफ कोल्ड वाटर। पहले केस में सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन सरफेस टेंशन ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है। तो पहले केस में ऑयल की सरफेस टेंशन कम थी तो इसलिए वो आसानी से फैल गया। दूसरे केस में जब हम पानी को गर्म कर देते हैं तो हमें पता है टेम्परेचर के चेंज होने से सरफेस टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाती है। पानी को गर्म किया तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होगी, तो दूसरे केस में सरफेस टेंशन ऑफ जो ऑयल है वो बढ़ जाती है, वो डोमिनेट कर जाती है एज कंपेयर टू सरफेस टेंशन ऑफ हॉट वाटर, ठीक है। अब ऑयल की सरफेस टेंशन ज़्यादा है, ऑयल अपनी मनमर्जी कर सकता है, तो ऑयल ड्रॉप्स जो है वो सर्फाइकल शेप एक्वायर कर लेते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगली एग्जांपल है हमारे पास, जब दो टूथपिक्स को पैरेलल वाटर में रखा जाता है। वी हैव टू टूथपिक्स विच आर प्लेस्ड ऑन वाटर सरफेस पैरेलल टू ईच अदर। तो ये नीचे की तरफ वाटर है और वाटर के ऊपर ये दो टूथपिक्स रखे गए हैं। अब हम क्या करते हैं, जो बीच वाला वाटर है, इन दोनों के बीच वाला वाटर है, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने का तरीका देखिए क्या है। हम एक नीडल लेते हैं, ठीक है, नीटिंग नीडल ले सकते हो, उस नीडल को गर्म कर लीजिए, उसे रेड हॉट कर लीजिए और उसको यहाँ पर टच करिए। जब आप ऐसा करोगे तो यू विल फाइंड दैट दीज टूथपिक्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इसको समझने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जब हमारे पास नॉर्मल वाटर है, सब जगह पे टेम्परेचर सेम है, तो इन टूथपिक्स के ऊपर सरफेस टेंशन दोनों तरफ से एक्ट कर रही है, इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से ये जो टूथपिक्स हैं अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे, ठीक है। बट जब हम क्या करते हैं, बीच वाले वाटर को गर्म कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉट नीडल, देन व्हाट हैपन्स, जो बीच वाला एरिया है वहाँ पर सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं यहाँ पर जो एरोज हैं जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी लेंथ को बीच वाले हिस्से में छोटा कर दूंगा। सो दिस विल हैपन, क्योंकि अंदर के पानी को आपने गर्म कर दिया है, गर्म करने की वजह से अब यहाँ पर सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो गई है और जिसकी वजह से अब इस तरफ लगने वाली फोर्स भी कम हो गई है। एंड बिकॉज ऑफ दिस अब अनबैलेंस फोर्स लगेगी, एक फोर्स नेट फोर्स इस तरफ लगेगी, दूसरे टूथपिक के ऊपर नेट फोर्स राइट साइड में लगेगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस दीज टू टूथपिक्स विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। आप लोग इस एक्टिविटी को घर पे भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट, हॉट टी टेस्ट बेटर एज स्प्रेड्स ओवर मोर एरिया ऑफ टंग। गरम चाय पीने में ज़्यादा मज़ेदार होती है। इसका कारण क्या है कि गरम चाय में सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से ये आसानी से स्प्रेड आउट कर पाएगी, स्प्रेड करेगी। जब ये स्प्रेड करेगी तो हमारी टंग के ज़्यादा हिस्से के ऊपर फैलती हुई आगे बढ़ेगी, जिसका मतलब हमारे टेस्ट बर्ड्स को टच करती हुई आगे बढ़ेगी, तो हमें बढ़िया टेस्ट आएगा। बट फिर आप ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो ठंडे क्यों पीते हैं, हम उनको गर्म क्यों नहीं पीते, वो भी टेस्ट बड्स के ऊपर से टच करते हुए जाते। तो आंसर क्या है बच्चों, कोल्ड ड्रिंक्स के केस में हम टेस्ट को दबाना चाहते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत सारी शुगर होती है, मीठा होता है, ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमें उस शुगर का एहसास हो। आप लोगों को कभी ना कभी मौका मिला होगा
ठंडी कोल्ड ड्रिंक की जगह गर्म कोल्ड ड्रिंक पीने का, या कह लो रूम टेम्परेचर वाली कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो वो मज़ा नहीं आता, मीठी मीठी सी लगती है। तो हम चाहते हैं कोल्ड ड्रिंक में वो मीठापन दब जाए, हमें मीठे का एहसास ना हो, इसलिए हम ठंडी पीते हैं ताकि उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा रहे, वो हमारी टंग के ऊपर ज़्यादा स्प्रेड ना करे। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है, एप्लीकेशन है, एक ऑयल जिसको हम टर्पलिन कहते हैं। इस ऑयल को ऐड किया जाता है पेंट में। पेंट करने वाले यानी कि जो पेंटर्स हैं वो ऑयल में कुछ ऑयल ऐड करते हैं, पेंट में कुछ ऑयल ऐड किया जाता है। इस ऑयल का पर्पस क्या होता है? टू डिक्रीज सरफेस टेंशन, ताकि पेंट आसानी से स्प्रेड आउट कर सके। पढ़िए, an oil is always added to paint before the coat is applied on walls and doors to reduce the surface tension of the paint. पेंट की सरफेस टेंशन कम हो जाएगी ऑयल ऐड करने से, जिसकी वजह से पेंट ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड आउट कर पाएगा ऑन द सरफेस। मैंने आपको बताया था कि डिपेंडिंग अपॉन कौन सा लिक्विड या कौन सा मटेरियल हम लिक्विड में ऐड करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सरफेस टेंशन इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। इस केस में जो ऑयल हम ऐड कर रहे हैं उससे सरफेस टेंशन ऑफ पेंट विल डिक्रीज एंड हेंस इट कैन इजिली स्प्रेड आउट ओवर लार्ज सरफेस। एक बढ़िया एग्जांपल है, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो अगर आप क्रीम लेते हो, विंटर क्रीम लेते हो, तो विंटर क्रीम में भी सरफेस टेंशन कम होनी चाहिए, तभी वो ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड आउट करेंगे। थोड़ी सी क्रीम आप लेते हो और पूरे हाथों पे या फेस पे मल लेते हो। सिमिलरली एग्जांपल ले सकते हो आप आफ्टर शेव की। आफ्टर शेव थोड़ी सी अमाउंट में लिया जाता है और बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट कर जाता है। कारण क्या है कि उसकी भी सरफेस टेंशन कम होती है। सिमिलरली आप लोग एंटीसेप्टिक्स की एग्जांपल ले सकते हो। जितने भी एंटीसेप्टिक्स हैं उनमें सरफेस टेंशन को कम से कम रखा जाता है, ताकि वो थोड़ी से लगाने पे भी ज़्यादा एरिया में स्प्रेड आउट कर जाएं और कहीं पे भी कोई बैक्टीरिया, कोई जर्म प्रेजेंट है वो ख़त्म किया जा सके। किसी भी एंटीसेप्टिक के लिए ये ज़रूरी कंडीशन है कि सरफेस टेंशन कम होनी चाहिए, ताकि वो जख्म के ऊपर जर्म्स को इफ़ेक्टिवली ख़त्म कर सके। हम लोग दो एग्जाम्पल्स और ले सकते हैं जिसमें हमें सरफेस टेंशन का रोल समझ में आएगा। जैसे जितने भी लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं या पेंट्स हैं उनमें सरफेस टेंशन को कम से कम रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा एरिया में स्प्रेड आउट कर सके। आई एम टॉकिंग अबाउट लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, क्योंकि पेंट्स के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स में सरफेस टेंशन कम रखी जाती है सो दैट they can spread over entire surface area. And one more example, the oil and grease spots on clothes cannot be removed by pure water. अगर हम किसी कपड़े के ऊपर लगे हुए दाग को धोना चाहते हैं तो वो आम पानी से, नॉर्मल प्योर वाटर से आसानी से साफ नहीं होता। उसको साफ करने के लिए हम डिटर्जेंट यानी कि सोप को पानी में ऐड कर देते हैं। ऐसा करने से वाटर की सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाती है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज विद एडिशन ऑफ डिटर्जेंट ऐड करने से सरफेस टेंशन पानी की कम हो जाती है और जिसकी वजह से वो उस ऑयल को या उस ग्रीस को अच्छे से कांटेक्ट में ला सकता है। यानी कि जो वेटिंग पावर है सोप सॉल्यूशन की वो इंक्रीज कर जाती है। सोप सॉल्यूशन मीन्स वाटर प्लस सोप। उसकी उस जगह को, यहाँ पर दाग लगा हुआ है, उसको गीला करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अब कम हुई टेंशन की वजह से जो वाटर एंड जो ग्रीस है वो एक अच्छा बॉन्ड बना पाते हैं और जिसकी वजह से जब हम पानी को हटाते हैं कपड़े में से तो पानी के साथ साथ जो मैल है, जो गंदगी है, जो ग्रीस है, जो भी दाग लगा हुआ है वो बाहर निकल जाता है। हम लोग कई बार इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर भी एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनका नीडल शेप का स्ट्रक्चर होता है। उनमें से एक साइड तो जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाती है, जो दूसरी साइड है वो किसी ग्रीस या जो भी पेंट, जो भी डस्ट लगी हुई है उसके साथ चिपक जाती है। पेंट हो सकता है, डस्ट हो सकती है, ठीक है, या
कुछ भी ग्रीस वगैरह हो सकती है, इसके साथ ये चिपक जाता है। अब होता क्या है कि डायरेक्टली वाटर और जो दाग है वो आपस में कांटेक्ट में नहीं आते, बल्कि वो एक और मॉलिक्यूल के थ्रू कांटेक्ट में आते हैं। ये मॉलिक्यूल कौन सा है? हमारे डिटर्जेंट या सोप का मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से अब इफ़ेक्टिव जो है काम वो बढ़ जाता है। अब आसानी से पेंट को हटाया या दाग को हटाया जा सकता है। आज के लेक्चर के लिए आखिरी एग्जाम्पल इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या होता है? जब हम तारों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर मेरे पास ये एक सोल्डर है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सोल्डर को देखा हो। जनरली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में जो वायर्स हैं उनको जोड़ने के लिए हम लोग सोल्डरिंग करते हैं या सोल्डर को यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये सोल्डर है जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो गर्म हुआ है। ये देखो यहाँ पर वायर कनेक्टेड है। वायर इसको गर्म करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद यहाँ पर हम इसको जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने के लिए ये एक वायर है जो कि बेसिकली जोड़ेगी इसको, ठीक है। बट यहाँ पर हम एक सोल्डरिंग पेस्ट यूज़ करते हैं विच इज़ आल्सो नोन एज फ्लक्स। इस फ्लक्स का काम क्या होता है? इस फ्लक्स का काम होता है टू रिड्यूस सरफेस टेंशन। बच्चों यहाँ पर जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं ये टिन है, तो इस टिन वायर की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पर फ्लक्स यूज़ करते हैं, और जिसका पर्पस होता है ताकि ये जो मेल्ट हो जाए, वायर टिन मेल्ट हो जाए तो आसानी से सब जगह पे स्प्रेड कर जाए और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग जोड़ बना दे। इसी के साथ हम आज का अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।